गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अपने पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल में इन दिनों राजशाही को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। रविवार को काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत में हजारों की भीड़ खड़ी थी। इस दौरान राजा वापस आओ, देश बचाओ, हमें राजशाही चाहिए और राजा के लिए शाही महल खाली करो के नारों से पूरा काठमांडू गूंज रहा था। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के देश वापस लौटने के एक हफ्ते पहले से ही पूरे नेपाल में राजशाही समर्थक रैलियां निकाल रहे हैं। इस दौरान नेपाल के झंडे लहराए जा रहे हैं, जिसमें नेपाल में हिंदू राजशाही को वापस लाने की मांग की जा रही है। बड़ी बात यह है कि नेपाल की बड़ी हस्तियां भी राजशाही का खुलकर समर्थन कर रही हैं। ज्ञानेंद्र 2 महीने बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू लौटे हैं। दूर रहने के दौरान वे पोखरा में थे और पवित्र मंदिरों का दौरा कर रहे थे। राजशाही समर्थक व्यक्तियों और हैंडल का दावा है कि ज्ञानेंद्र का स्वागत करने के लिए लगभग 4 लाख लोग एकत्र हुए। वह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुमान लगाया कि यह संख्या 10,000 थी। 72 वर्षीय थीर बहादुर भंडारी ने बताया, हम राजा को अपना पूरा समर्थन देने और उन्हें शाही सिंहासन पर फिर से बिठाने के लिए उनके पीछे खड़े होने के लिए यहाँ आए हैं। उन्हें कहा, मैं बदलाव की हवा महसूस कर सकता हूँ। नेपाल में राजशाही हिंदू राज्य को बहाल करने और संघवाद को खत्म करने के लिए तीसरा जन आंदोलन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सदस्य श्यामल कृष्ण श्रेष्ठ ने पोस्ट किया, जो संवैधानिक राजतंत्र के लिए प्रयासरत हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है। नेपाल आखिरी हिंदू राज्य था जिसके राजा महाशिवरात्रि के दौरान सेना का निरीक्षण करते थे और इंद्र यात्रा के त्यौहार के दौरान संरक्षक देवी कुमारी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। नेपाल में हिंदू राजशाही के पक्ष में बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। माना जाता है कि चीन समर्थक आंदोलन ने 2006 में राजा ज्ञानेंद्र के शासन को समाप्त कर दिया था। इसके बाद नेपाल की सत्ता पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। इनके 2 बड़े नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड और केपी शर्मा ओली थे। प्रचंड ने काफ़ी समय तक राजशाही के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध भी चलाया, जिसमें हजारों निर्दोष नेपाली नागरिकों की मौत हुई। हालांकि राजनीति में आने के बाद प्रचंड के सभी गुनाहों को माफ़ कर दिया गया। नेपाल 240 वर्षों तक एक हिंदू राजशाही रहा था। राजशाही के पक्ष में भावना के पीछे के कारणों में सरकार में भ्रष्टाचार और देश में आर्थिक निराशा को माना जा रहा है। नेपाल में गरीबी बढ़ रही है। सरकार के स्तर पर कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता का अभाव है। हर राजनेता सत्ता सुख के लिए कभी पाला बदलने को तैयार है। ऐसे में न तो स्थिर सरकार बन पा रही है और न ही देश हित में नीतियां लागू हो पा रही हैं। नेपाल को गणतंत्र बनाने के लिए पहली बार 2008 में मतदान हुआ था। तब से लेकर अब तक 13 सरकारों का गठन हो चुका है। नेपाल के राजनीतिक नेता, जिनमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी शामिल हैं, ने हिमालय राज्य में राजशाही की वापसी की संभावना को खारिज कर दिया है। पीटीआई के अनुसार 7 मार्च को ओली ने कहा, कुछ लोग इन दिनों राजशाही को बहाल करने के नारे लगा रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। आइए हम बात करें फ्रांस की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धोखेबाजी से यूरोप में बेचैनी फैली है। यूरोपीय देश अब अपनी सुरक्षा के लिए बैठकें कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस से बचने के लिए यूरोपीय देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती के ऑफर दिए हैं। बुधवार को मैक्रों ने कहा कि वो परमाणु हथियारों को यूरोपीय देशों में ट्रांसफर के लिए तैयार हैं। उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यूरोप को मान लेना चाहिए कि यूक्रेन रूस युद्ध में नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रह सकता। इमैनुअल मैक्रों का ऑफर बताता है कि यूरोपीय देश अब अमेरिका पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रह सकते। इसके अलावा अब यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन नाटो को लेकर भी असुरक्षा की भावना है। लिहाजा मैक्रो ने सोशल मीडिया के जरिए अपने परमाणु बमों को लेकर कहा कि हमारा परमाणु प्रतिरोध हमारी रक्षा करता है। यह पूर्ण संप्रभु और पूरी तरह से फ्रांसीसी है। मैक्रो की बात सही है। फ्रांस ने अपनी बदौलत परमाणु हथियारों का निर्माण किया हुआ है, जबकि ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार जरूर हैं, लेकिन वो अमेरिका पर निर्भर है। जिससे पता चलता है कि आज की तारीख में जब जियो पॉलिटिकल हालात आपके खिलाफ कभी भी जा सकते हैं, उस वक्त अपनी सुरक्षा के लिए संप्रभु रहना कितना ज़्यादा जरूरी है। फ्रांस की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने की हमेशा से वकालत की गई है। फ्रांस ने किसी दूसरे देश के रक्षा कार्यक्रम पर निर्भर रहने के बजाय स्वदेशी हथियार प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35। फ्रांस ने अमेरिकी F-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने से साफ मना कर दिया था। इसके बजाय फ्रांस ने घरेलू लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में कदम उठाया। आपको बता दें कि फ्रांस की हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की मुहिम 1970 के दशक में शुरू हुई थी, जब फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना ने अपनी मौजूदा विमान बेड़े को बदलने की कोशिश शुरू की थी। शुरुआती समय में फ्रांस के यूरोपीय देशों के फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा था, जो 1983 में शुरू हुआ था, जिसके तहत यूरो फाइटर टाइफून का निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन शामिल थे, लेकिन साल 1985 में डिज़ाइन और ऑपरेशनल विवाद की वजह से फ्रांस इससे अलग हो गया। उसने 1986 में दसॉल्ट एविएशन के जरिए अपना खुद का लड़ाकू विमान बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और फिर राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण किया गया।
राफेल को करीब करीब पूरी तरह से फ्रांस ने ही डिज़ाइन किया गया है और इसका निर्माण भी फ्रांस में ही किया गया है। 1990 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के नेतृत्व में F-35 पाँचवीं पीढ़ी को बनाने के लिए प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इसमें कई यूरोपीय देश शामिल थे, लेकिन फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया। F-35 का निर्माण अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को करना था। इसके अलावा कई प्रमुख साझेदारों में नॉर्थरप ग्रुमन और यूके स्थित BAE सिस्टम शामिल थे। इस प्रोजेक्ट के तहत F-35 का निर्माण किया गया और 19 देशों ने F-35 लड़ाकू विमान या तो खरीद लिए या खरीदने की प्रतिबद्धता जताई। F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देशों ने इसके डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और उसकी तैनाती में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन अमेरिका का योगदान सबसे ज़्यादा था। अमेरिका ने F-35 प्रोजेक्ट के लिए भारी भरकम फंड दिया, रिसर्च और डेवलपमेंट उनकी तैनाती में काफ़ी योगदान दिया था। ब्रिटेन ने सॉफ्टवेयर, इटली ने ज्वाइंट प्रोडक्शन और नीदरलैंड ने मिशन सिस्टम में योगदान दिया था। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे ने फंड, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में योगदान दिया। तुर्की भी पहले इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद इसे बाहर कर दिया गया था। लेकिन जो देश में इसमें शामिल थे उन्हें भी अमेरिका के साथ तालमेल बिठाने में काफ़ी दिक्कतें आईं, लेकिन फ्रांस ने अपना खुद का एडवांस फाइटर जेट बनाने का फैसला किया और उसने F-35 के बजाय दसॉल्ट राफेल को चुना। फ्रांस ने नाटो का सदस्य होने के बावजूद अपनी रणनीति स्वतंत्रता बनाए रखी। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर होने को लेकर सोचने में मजबूर कर दिया है। यूरोपीय देशों ने अब ट्रांसअटलांटिक गठबंधन नाटो की ताकत पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान साल 2019 में फ्रांसीसी सशस्त्र बल के मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने नाटो के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता के बारे में चिंता जताई थी। उन्होंने नाटो को लेकर ट्रंप की सोच की आलोचना भी की थी। फ्रांस ने अब अपने परमाणु बम यूरोपीय देशों में तैनाती पर सहमति जताई है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट के नेक्स्ट वेरिएंट का विकास किया जा रहा है। मौजूदा राफेल भी परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। लिहाजा राफेल अब यूरोप के लिए रक्षक बनकर सामने आया है, जिस पर अमेरिका का कोई नियंत्रण नहीं है। यूरोपीय देश आज की तारीख में बिना अमेरिका की सहमति के F-35 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्रांस अपने राफेल का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ कर सकता है और उसे अमेरिकी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम बात करें मॉरिशस की। भारत और मॉरिशस के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय सरकारी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये जानकारी मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने दी है। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि इस यात्रा के दौरान रुपे कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को मॉरिशस में लॉन्च किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और बढ़ेगा, खासकर पर्यटन और चिकित्सा यात्राओं में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, रुपये और UPI से भारतीय पर्यटकों को मॉरिशस में और मॉरिशस के नागरिकों को भारत में आसानी से डिजिटल भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगा जो भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाते हैं। भारत और मॉरिशस ने 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो भारत का अफ्रीका के किसी भी देश के साथ पहला व्यापार समझौता था। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए व्यापार समझौतों पर भी चर्चा होगी। 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 851.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। भारत से मॉरिशस को निर्यात 778.03 मिलियन डॉलर और मॉरिशस से भारत को निर्यात 73.10 मिलियन डॉलर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम देश के कुल ऋण की GDP के 83% से घटाकर 60% तक लाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए वे विकास भागीदारों, वैश्विक संस्थानों और मित्र देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मॉरिशस अपने अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए नए क्षेत्रों जैसे खेल उद्योग में भी निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर समझौता होने की संभावना है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए समझौता, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए सहयोग, इसके साथ छोटे और मध्यम उद्योग ASME को समर्थन देना और मानव संसाधन और कुल श्रमिकों के आदान प्रदान पर भी चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस में भारतीय सहायता से निर्मित 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें पहला सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सिविल सर्विस कॉलेज प्रोजेक्ट और दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एरिया हेल्थ सेंटर प्रोजेक्ट शामिल है। PM मोदी मॉरिशस में सर शिव सागर गुलाम की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा वे गंगा तालाब भी जाएंगे, जो मॉरिशस के हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी जब से नवीन रामगुलाम सरकार ने पिछले नवंबर में कार्यभार संभाला है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.